अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 एकॉस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 लास्ट पार्ट है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपको एक पार्ट डिलीवर कर चुका हूँ चैप्टर 12 का। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की नई बुक आई है, मज़ेदार बुक है तरह, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 274 पे मौजूद है। 4 न्यूमेरिकल्स मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, 4 और ये 3 हैं, तो ये 4 और 3 तो हो गए 7। 10 लिखे हैं एक्सरसाइज में, लेकिन 3 जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। तो न्यूमेरिकल में थ्योरी के मिक्स हैं, तो न्यूमेरिकल के साथ हम थ्योरी नहीं कर रहे हैं, वो अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ये वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग इसके न्यूमेरिकल्स हैं। यानी जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, जिसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, ये उसके न्यूमेरिकल हैं। स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, इसमें स्ट्रिंग होती है, तार या वायर होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है। इसमें कह रहे हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज हो रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसी गिटार की गिटार होता है, सितार होता है, उसमें स्ट्रिंग होती है, उसको हिलाएं, वाइब्रेट करें, ऑसिलेट करें तो उसमें आवाज़ पैदा होती है और वेव्स आती हैं। तो कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर उसकी 4% तक डिक्रीज हो रही हो तो बताएं कि उसकी टेंशन कितनी % तक डिक्रीज होगी। तो ये रिलेशनशिप का एक न्यूमेरिकल है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी वेव में, ऑसिलेशन में वाइब्रेट करवा रही हो, उसको वो कहलाती है फंडामेंटल, यानी लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर। एक डिपेंड करती है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन पर, यानी जितनी स्ट्रेच होगी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी। दूसरा डिपेंड करती है वो लेंथ पर, इन्वर्सली जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी आएगी। और तीसरा जो डिपेंड करती है लीनियर डेंसिटी पर। लीनियर डेंसिटी लास्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें एक न्यूमेरिकल में मैंने इसकी तफसील बताई है। लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ होता है, यानी जितनी लीनियर डेंसिटी कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट से ज़्यादा होगी। अब लेकिन इस सवाल में आप गौर करें तो उसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी और टेंशन का जिक्र किया है। तो इसका ये मतलब हुआ इस न्यूमेरिकल में कि हम इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। यानी इस पर डिपेंडेंट तो है, लेकिन इस केस में कांस्टेंट है तो ये साइड पे कर दें। तो यानी अब हमें टेंशन और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को देखना है। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है। अब इसी पे काम होगा, सारा ध्यान रखिएगा। तो आप देखते हैं मैं समझाता हूँ तो टाइम लगता है, वरना सॉल्यूशन कराऊँ और छुट्टी। अब डिक्रीज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है F1। तो अब लेकिन डिक्रीज बोला है, यानी एक नई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कम होकर। तो इसके लिए मैंने इसको डैश करके इंडिकेट कर दिया कि ये ओरिजिनल F1 में कमी है, डिक्रीज है। अब कोई चीज़ का भी टोटल कितना होता है, जैसे मेरे मार्क्स हैं फिज़िक्स में, टोटल वो 100 है, उसमें से मेरे 4 कम हो गए कट के तो 96% मैंने लिए, 10 कम हो गए परसेंट तो मैंने 90% लिए, 50 कम हो गए तो 50% लिए। यही है उसूल। तो अब 100 टोटल है, उसमें से 4% उसने डिक्रीज़ करा दिया। तो अब इसका अंदर 96% बची फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ के बाद। तो अब परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइड बाई 100 होता है। जैसे मार्कशीट अपनी बनाते हैं, मार्क्स मालूम करके परसेंटेज तो मल्टीप्लाई करते हैं, गिवन हो जाए तो डिवाइड। तो ये डिवाइड किया, कैलकुलेटर चलाया, 0.96 आ गया। ये तो हो गया गिवन। परसेंटेज डिक्रीज इन टेंशन पूछ रहा है। अब टेंशन का सिंबल है T कैपिटल। तो परसेंट डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज है तो डेल्टा T अपॉन T, यानी
चेंज या डिक्रीज पर यूनिट ओरिजिनल, कोई भी तब्दीली इब्तिदा में ओरिजिनल में होती है। जैसे देखें ये F1 में तब्दीली हुई F1 डैश, इब्तिदा ही नहीं होगी तो चेंज कैसे होगा, समझे ये चीज़। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे हमें सिर्फ मतलब है इस टेंशन वाले केस से, तो हम इसमें से सिर्फ वो वाला उठा लेंगे, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो के इज़ एनी कांस्टेंट, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये खुद आपको नज़र आएगा। इसका काम सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है इज इक्वल टू को, आगे ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी जो नई न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 डैश होगी, तो टेंशन भी न्यू T डैश होगा, सही है। यानी F1 टेंशन पर T, तो F1 डैश टेंशन T डैश पर। अब इसको 1 कह दें, इसको 2 और डिवाइड कर दें, ताकि हम डिवाइड के ज़रिए इस रिलेशन तक पहुंच जाएंगे, यानी चेंज तक। तो अब डिवाइड करेंगे हम 1 को 2 से या 2 को 1 से। मैंने 2 को 1 से किया है ताकि जो चेंज है वो ऊपर आ जाए। 2 ऊपर रखा न्यूमरेटर में और 1 रखा डिनोमिनेटर में, सही है। इससे के तो हो गया कैंसिल, बाकी जो बच गया उसकी वैल्यू रख दी F1 डैश की, यहाँ से वैल्यू रख दी 0.96 F1 अपॉन का ओरिजिनल, तो यहाँ से F1 भी ख़त्म हो गया। अब जो बचा वो रूट में, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये तो रूट से स्क्वायर होकर बाहर आ गया, यानी इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ T डैश अपॉन T का स्क्वायर, ये तो आ गया बाहर रूट से T डैश अपॉन T, और 0.96 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेटर चलाने 0.9216 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T डैश इन टर्म्स ऑफ T, अब गेम समझ में आना शुरू हुई। जैसे F1 डैश इन टर्म्स ऑफ F1, तो T डैश इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है। अब इसको भी आप T1 लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब ये T डैश T के लिहाज से, तो अब परसेंट डिक्रीज के लिए हमें परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 100, क्योंकि अब फाइंड करनी है परसेंटेज। और ओरिजिनल में तो ओरिजिनल पर यूनिट होता है, तो ये आ गया चेंज पर यूनिट ओरिजिनल। अब T जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा टेंशन होगी, तो F1 ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा वाले को पहले लिखेंगे कम वाले को, वरना क्या होगा माइनस में परसेंटेज आ जाएगी विच इज़ इनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़े में से छोटा, तो T ओरिजिनल है और ये T डैश कम हो गया है, सही है। तो 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अब तो 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव, कभी उल्टा रख देंगे भूल से तो ये चेकिंग है कि नेगेटिव आ जाएगा। माइनस किया, T से T कट गया, मल्टीप्लाई 100 से किया क्योंकि फाइंड करनी है परसेंटेज, तो 7.84% टेंशन डिक्रीज होनी चाहिए। अगर इंक्रीज़ का सवाल होता है ये फॉर एग्जांपल, चेंज होने का चांस कम है, लेकिन तो उस सूरत में ये उल्टा होता, क्योंकि इंक्रीज़ होकर फाइनल वाला ज़्यादा आ जाएगा, इनिशियल वाला कम हो जाएगा, तो ये T डैश माइनस T हो जाएगा, सही है, अगर ज़रूरत पड़े। अगले दो न्यूमेरिकल 8 भी इसी कैटेगरी का है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये वार्म अप क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा दिया मैंने, और आखिरी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट लेक्चर के इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए थे, उसके साथ देखिएगा। आई स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जो 2 मीटर लंबी है, जिसको दोनों सिरों से फिक्स कर दिया गया, यानी इसको लूप कहते हैं। किनारे से दोनों तरफ से फिक्स हो जाए अगर कोई स्ट्रिंग या वायर, इसको कहा जाता है लूप ये, और जिस जगह से फिक्स करते हैं उसको कहते हैं नोड, सही है। अब वो कह रहे हैं कि इसके दरमियान 2 मीटर इसकी लंबाई है। आगे वो कह रहे हैं कि इसके दरमियान में यूं दरमियान में ब्लो मारें, यानी कि इसको हिलाएं, तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगी, एक वेव इधर चली जाएगी, एक वेव इधर, क्योंकि सेंटर से इसको ब्लो करना है ना। शार्प ब्लो इज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एट द सेंटर, तो एक ट्रैवल उधर करेगी, एक ट्रैवल इधर, तो कह रहे हैं वो ट्रैवल करने में उसको 0.05 सेकेंड्स लगते हैं ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर वापस मिडिल पे आ जाती है, यानी जाती है और आ जाती है, वेव जाएगी, क्योंकि आगे रास्ता बंद है तो वेव यूँ, इसको कहते हैं वाइब्रेशन इन स्टेशनरी स्ट्रिंग, यानी स्टैंडिंग वेव्स हैं ये।
अब वो कह रहे हैं कि बताएं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस काम के लिए जिसमें ये वाइब्रेशन हुई। तो ये तो पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल जल्दी से करें। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का निशान L, मीटर, कन्वर्जन भी नहीं है, सेंटीमीटर होता तो मीटर बनाना पड़ता। टाइम सेकंड्स में, नो कन्वर्जन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी बताया था F1 उसका सिंबल होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये है फॉर्मूला, अगर आपके पास टेंशन का जिक्र ना हो, टेंशन, क्योंकि इसकी भी मज़े की बात बताऊँ, ये और ये फॉर्मूले सेम है। पूछे कैसे? क्योंकि ये जो हिस्सा है ना इसका, ये वेलोसिटी है। लास्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल कराया इसका। वेलोसिटी का फॉर्मूला है T/u, तो देखेंगे v हो जाएगा तो v/12। समझे है ये चीज़, v/12। अब इस साल में v यानी स्पीड तो दी भी नहीं है, क्या करें बोले? तो बचपन में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी या स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। याद आया? स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे वेव कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी L। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि S जो है हमारा L के बराबर हो गया। ओके हो गया? तो अब v = S/T यानी L/T। अब v की जगह L/T रख दें, 2L अपनी जगह रहा। अच्छा, L को काट सकता हूँ लेकिन उसने L गिवन किया हुआ है, तो वैल्यू रख के कैंसिल कीजिएगा, L को मत कैंसिल कीजिएगा। बारीकियाँ, एक स्टूडेंट कहेगा L काट दो, बिल्कुल सही सोच रहा है, लेकिन वो कहेगा दिया हुआ फिर मैंने क्यों है वैल्यू। तो L को वैल्यू रखें, वैल्यू को कैंसिल करें। सीखते आ रहे हैं सर के साथ? अब इस पर कैलकुलेटर चला दें। 2 × 0.05 हो गया 0.1, 1 को 0.1 से डिवाइड किया तो 10 हर्ट्ज इज द फंडामेंटल बोले फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? आखिरी जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, इसको आप कहेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, इसकी थ्योरी भी है। डॉपलर इफेक्ट जो है ये अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट है, यानी रिलेटिव मोशन, यानी जैसे मैं बोलते बोलते चलने लग जाऊं तो मेरे ऑब्जर्वर को या मेरे स्टूडेंट्स को आवाज़ मेरी बढ़ती हुई महसूस होगी। अगर मैं टूवर्ड्स जाऊंगा तो बढ़ती हुई और अवे जाऊंगा तो कम होती हुई, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, सोर्स चल रही हो, सोर्स रुकी हुई हो, ऑब्जर्वर चल रहा हो, या दोनों चल रहे हो। ये 3 केसेस हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल में केस पकड़ना पड़ता है कि कौन सा केस है। तो अब ये केस कौन सा है पढ़े मेरे साथ तो पता चलेगा। अ ट्रेन साउंड्स, एक रेलगाड़ी है जो विसल अपनी ब्लो कर रही है। रेलवे क्रॉसिंग होते हैं शहरों में भी और गांव देहात में भी। रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होती है 219 हर्ट्ज़ की, जब ट्रेन उसकी जानिब आ रही है। यानी ये अगर रेलवे क्रॉसिंग है, ऑब्जर्वर है, तो इस तरफ जब आ रही है ट्रेन तो 219 हर्ट्ज़ उसको सुनाई दे रही है, और जब अवे जा रही है तो उसको 184 हर्ट्ज़ सुनाई दे रही है। इसको डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपेरेंट, एक्चुअल जो होती है, जो एमिट हो रही है टोन, जो आवाज़ पैदा हो रही है वो एक्चुअल है, चलने से वो बढ़ती हुई या कम होती हुई महसूस होती है अपेरेंटली। तो ये 184 जब वो अवे लीव्स, जब दूर चली आती है, ये क्रॉसिंग है ऑब्जर्वर पे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन होगी, नहीं हो तो आप यूज़ कीजिएगा, याद होनी चाहिए 340। हवा में आवाज़ की रफ्तार 340 मीटर पर सेकेंड है। 330 एक्चुअल है लेकिन वो 0 डिग्री पे होती है। तो हमारे अगर आप कराची में और सिंध में तो 0 डिग्री टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाला बहुत कम जगहों पे होगा, या बल्कि होगा ही नहीं सिंध में कहीं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए और फ्रीक्वेंसी एक्चुअल बताइए जो उसकी विसल एमिट कर रही है। तो अब ये वो न्यूमेरिकल हुआ जिसमें हम कहेंगे केस बन रहा है ऑब्जर्वर एट रेस्ट, क्योंकि देखो क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ है वो ऑब्जर्वर, और ट्रेन आई और गई, तो सोर्स ऑफ साउंड मूविंग टूवर्ड्स एंड अवे। ओके, तो अब इस सोर्स जब चल रही हो तो उसका फॉर्मूला होता है टूवर्ड्स का, ये टूवर्ड्स का जब उसकी जानिब जा रही हो, यानी ये वाला, और अवे में ये प्लस हो जाता है नीचे। एहतियातन मैं आपको और फॉर्मूले ही बता दूं, अगर ऑब्जर्वर चल रहा हो, ऑब्जर्वर अगर चल रहा हो तो उस सूरत में V प्लस VO अपॉन V
टूवर्ड्स का प्लस और अवे का माइनस, दोनों चल रहे हो तो डैश का मतलब है अपेरेंट। सही है, बोथ मूविंग और इसमें ऑब्जर्वर मूविंग। सही, ये भी मैंने आपको थ्योरी साथ बता दी क्योंकि एमसीक्यूज भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरी तो खुद है ही। तो इसमें हमने ये लगाया इसलिए कि इसमें ट्रेन यानी सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रही है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो ओ आ जाएगा। देखें एस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो रेस्ट में, इसमें दोनों चल रहे हैं तो देखो वी ओ भी नज़र आ रहा है, वी एस भी, यानी ऑब्जर्वर की स्पीड वी ओ, सोर्स की वी एस। इसमें सिर्फ वी एस इसलिए नज़र आ रहा है कि इसमें सोर्स यानी ट्रेन चल रही है, वी स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, वी स्पीड ऑफ साउंड 340 दी हुई थी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ फॉर ऑब्जर्व लिख दी मैंने, तो अब दोनों ही ऑब्जर्व है तो एक पे एफ ओ लिख दिया, एक पे एफ ओ डैश, ताकि डिस्टिंग्विश हो। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट व्हेन सोर्स मूविंग टूवर्ड्स एंड अवे, टूवर्ड्स ये और अवे ये। अब ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इसलिए है कि अगर आप इस एक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो दो अननोन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता है एफ, और ट्रेन की रफ्तार यानी वी एस भी नहीं पता है, तो दो अननोन और एक इक्वेशन अटक गई। तो इसमें टूवर्ड्स और अवे के दोनों फार्मूले को लेके मर्ज करेंगे हम, डिवाइड करके एक में लाएंगे, एक एक्सप्रेशन में, ताकि रास्ता खुले इस न्यूमेरिकल का, यानी एक अननोन हो जाए दो के बजाय। अब देखें किस तरह किया मैंने। ये टूवर्ड्स वाले का फार्मूले को इक्वेशन 1 दे दी, फार्मूला याद कर लीजिएगा सही। अवे वाले फार्मूले को 2 दे दी इक्वेशन, सही। दोनों को डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो लेफ़्ट से लेफ़्ट डिवाइड हो जाएगा, राइट से राइट। अब राइट में अपॉन है तो मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में उलट दिया, ये देखें डिवाइड मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है। सही हो गया, ऊपर वाला ये रहा और डिवाइड वाला उलट गया। तो ये देखें वी के साथ एफ है ना ऊपर, तो ये वी के साथ एफ हो गया नीचे। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ सर? फ़ायदा ये हुआ बेटा कि एफ कैंसिल हो गया, रास्ता खुल गया वी एस का, ये ट्रेन की स्पीड आने जा रही है। अब एफ ओ और एफ ओ डैश की वैल्यू रखें 219 और 184, स्पीड ऑफ साउंड रखें 340। सही है, अब यहाँ पे v से v भी कट गया। ठीक है, तो v प्लस वी एस ये रहा और v माइनस वी एस ये रहा। ओके हो गया। अब इस पे कैलकुलेटर चलाएं 219 अपॉन 184 पे, तो 1.1902 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में से वी एस एक तरफ कर लें और गिनतियाँ एक तरफ कर लें, तो क्वेश्चन हो जाएगा डन और आज का लेक्चर भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1.19 मल्टीप्लाई बाई 340 और 1.19 इंटू वी एस, और ये ऊपर जो था वो अलग हो गया और क्रॉस हो गया नीचे वाला, अपॉन ख़त्म। ओके, अब गिनतियाँ एक तरफ करें और वी एस एक तरफ करें, तो ये 340 इधर आके माइनस और ये 1 पॉइंट वाला उधर जाके प्लस। ठीक, कैलकुलेटर में दिस माइनस दिस करें, आ जाएगा आपका 64 पॉइंट, और कुछ ना लिखा हो तो वहाँ 1 लिखा होता है, तो 1 प्लस 1 पॉइंट हो गया 2 पॉइंट। सही है, अब वी एस चाहिए तो ये डिवाइड में आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेटर चलाया तो ये आ गया आपका। अच्छा 29.5 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है 200 वो गलत नहीं है, वो मिटाया है मैंने, ये नहीं कि गलत है। 29.5 मैंने आगे यूज़ किया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे 2, आप 2 लिखेंगे तो आगे 2 यूज़ करते हैं, यहाँ पे 199 आ जाएगा। 199 को आप राउंड ऑफ करके 200 लिख दें, क्योंकि कई लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी राउंड ऑफ होल नंबर के करीब आंसर आए तो उसको राउंड करके लिखें, टीचर के पास एक आंसर लिखा होता है। ओके, डिवाइड किया, मीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, यानी आंसर ए। अब आंसर बी के लिए क्या करें सर? अब आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, मैंने 1 में रखा। तो 1 क्या था भाई? एफ ओ रख दिया 219 ये वाला, 29.5 जो है स्पीड ऑफ ट्रेन आ चुकी है उसकी जगह सोर्स की जगह रख दिया। कैलकुलेटर अब अच्छा ना जल्दी से, दिस माइनस दिस। ठीक, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। अच्छा यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं आपके, लेकिन मैंने गिनतियों को अलग कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और फिर कैलकुलेटर चलाया तो आपका कैलकुलेटर चलकर ये पूरा 34 1 ज़ा और 34 2 ज़ा 68। देखिए कैलकुलेटर भी ना चलाएं, 34 1 ज़ा 34 2 ज़ा और 2 0 है। 200 हर्ट्ज़ इज़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल ऑफ द ट्रेन। तो ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, आगे इंशाल्लाह मैं आपके लिए चैप्टर 4 ला रहा हूँ, ज़रूर मेरे साथ रहिएगा।
अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी पे अगला लेक्चर, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।